हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रूसो के बारे में पढ़ेंगे। रूसो एक प्रकृतिवादी दार्शनिक थे और उनके शैक्षणिक विचार बहुत ही क्रांतिकारी थे। उनके बारे में आज हम लोग जानेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। रूसो का शिक्षा दर्शन। रूसो का पूरा नाम था जॉन-जैक रूसो, जो कि 18वीं शताब्दी के महान दार्शनिक थे और वो क्रांतिकारी उनके विचार थे। जो उस समय जो परंपरावादी विचार थे उससे हटकर उनके विचार थे, परंपरा के पूर्णतः खिलाफ विचार थे। वो बच्चों की अच्छाई में विश्वास करते थे और 21वीं शताब्दी में भी उनके विचारों की प्रासंगिकता है, अभी भी लोग उसको मानते हैं। उनका मानना था कि भगवान के यहाँ से जब बच्चा आता है या मनुष्य आता है तो वह एकदम स्वतंत्र आता है और यहाँ आने के बाद उसे हर जगह एवरीवेयर ही इज इन चेन्स, मतलब वो बंधनों में जकड़ा होता है। वो जब आता है ईश्वर के यहाँ से तो वो बहुत अच्छा होता है और यहाँ के वातावरण में आकर फिर उसमें बुराइयां आ जाती है। तो वो प्रकृति पर विश्वास करते थे और प्रकृति से शिक्षा मिले बच्चों को, ऐसा चाहते थे। इसे हम देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। प्रकृतिवाद में शिक्षा के मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और वैज्ञानिक विचारों के स्पष्ट निर्माण को एक दिशा दी है। प्रकृतिवादी आंदोलन में रूसो के प्रयासों से प्रकृतिवादी आंदोलन जो था वो बोलते थे बैक टू नेचर, मतलब प्रकृति से शिक्षा ग्रहण करने। वो बच्चों को खुली स्वतंत्रता देने के पक्ष में थे और उनका मानना था कि प्रकृति के बीच में बच्चों को छोड़ देना चाहिए और प्रकृति से ही वो सीखेंगे, अपने सेंस ऑर्गन से सीखेंगे। तो प्रकृतिवादी आंदोलन को रूसो के प्रयास से दुनिया में पहचान मिली। रूसो का मानना था कि शिक्षा प्रक्रिया के माध्यम से हम अपने पूर्वाग्रह जो हैं, अपने विचार अपने बच्चों पर थोपते हैं। इसलिए बच्चों पर अपने विचारों को उपदेशात्मक हम उपदेश देकर ये करो, ये मत करो, इस तरह की बातों से बच्चों पर अपने उपदेशात्मक शैली को लादते हैं और उसे हम अब स्वतंत्र रूप से सीखने को नहीं छोड़ते हैं। इसलिए उनका मानना था कि बच्चों को स्वतंत्र छोड़ना चाहिए ताकि वो अपने अनुभवों से सीख सकें। शिक्षण विधि के संबंध में उनका मानना था कि बच्चों को खुद से सीखने देना चाहिए, बच्चों को बाध्य नहीं करना चाहिए। तो जीन रूसो, कहीं कहीं पर जीन जैक्स रूसो भी कहते हैं, उच्चारण का है कि वो उनका समय काल है 1712 से लेकर 1778 तक थे। वो एक लेखक, दार्शनिक, वनस्पति विज्ञानी, प्रकृतिवादी और संगीतकार थे। उन्होंने अपने समय की सामाजिक और राजनीतिक संरचना पर भी, उस समय की पॉलिटिकल सिचुएशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति के समय थे वो, तो उस पर भी सवाल उठाए। दर्शन, राजनीति, शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान आज भी महत्वपूर्ण है। रूसो को फ्रांसीसी प्रबुद्धता के सबसे महान विचारक के रूप में माना जाता है। फ्रांसीसी क्रांति के समय उन्हें फ्रांस के महान विचारक में से एक माना जाता है। उनके सामाजिक और राजनीतिक विचार फ्रांसीसी क्रांति के प्रस्तावक थे। वो अपने साहित्यिक स्वार्थ के लिए स्वच्छंदतावाद से आगे थे, स्वच्छंदता पर विश्वास करते थे, स्वतंत्रता पर। और शिक्षा के क्षेत्र में जो उनके कॉन्सेप्ट थे, जो उनके अवधारणा थे, इसलिए उन्हें आधुनिक शिक्षा का जनक माना जाता है। आधुनिक शिक्षा का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न शिक्षा शास्त्र, एजुकेशन, ठीक है। वो अपने समय से बहुत आगे थे और उनका बहुत महत्व था। उनका जन्म जेनेवा में हुआ था। जेनेवा में 28 जून 1712 को हुआ था। उनकी माता का नाम इसहाक रूसो और पिता जैन बर्नार्ड थे। उनकी माता की मृत्यु उनके जन्म के कुछ दिनों बाद ही हो गई थी, इसलिए रूसो का पालन पोषण उनके पिता ने किया था, जो कि एक प्रहरी थे मतलब गार्ड थे, जिन्होंने कम उम्र से ही
जिनके साथ रूसों ने ग्रीक और रोमन साहित्य को पढ़ा। माता की तो मृत्यु जल्दी हो गई थी, तो पिता ने उनका पालन पोषण किया और उनके संपर्क में उन्होंने ग्रीक और रोमन साहित्य को पढ़ा। रूसों के 3 मुख्य वर्क हैं, कार्य हैं। पहला है जिसको उन्होंने 1761 में लिखा था, उसका नाम था जूलिया या न्यू हेलोइस। एक रोमांटिक उपन्यास था जो उनके अप्राप्य प्रेम से प्रेरित था। इससे पेरिस में बड़ी सफलता मिली। दूसरा उन्होंने लिखा सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसको सामाजिक अनुबंध हिंदी में कहते हैं। ये बहुत ही फेमस बुक थी। तो इसको उन्होंने 1762 में लिखा, एक ऐसा काम था जो एक ऐसे समाज में पुरुषों की समानता और स्वतंत्रता से संबंधित है। पुरुषों की समानता और स्वतंत्रता दास प्रथा के खिलाफ, इसलिए यह न्यायपूर्ण और मानवीय दोनों है। यह एक ऐसी पुस्तक थी जिसमें राजनीतिक आदर्शों के लिए फ्रांसीसी क्रांति को प्रभावित किया था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में फ्रांसीसी क्रांति को बहुत ही प्रभावित किया था। तीसरा था शिक्षा पर उनके विचार, जिसमें उसने एमिलियो भी कहते हैं, एक शैक्षणिक उपन्यास था जिसमें मनुष्य की प्रकृति के बारे में एक संपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ है। उसमें रूसो का मानना था कि उनका यह कार्य सबसे महत्वपूर्ण है। यह 1762 में ही प्रकाशित हुआ था। इस पुस्तक के क्रांतिकारी चरित्र से उससे निंदा भी उनकी हुई। पेरिस और जेनेवा में इसे बैन कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया, जला दिया गया। हालांकि ये फिर यूरोप में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक मानी गई, एमिलियो, जिसपे उनके शैक्षिक विचार थे। रूसो के अनुसार शिक्षा के 3 महत्वपूर्ण पक्ष हैं। पहले बच्चे का इनेट पावर, अंतर्निहित शक्ति जो बच्चे के अंदर होती है। दूसरा सामाजिक वातावरण, सोशल एटमॉस्फेयर, और तीसरा फिजिकल एटमॉस्फेयर। तो शिक्षा जो है प्रकृति, मानव और वस्तु, किस से शिक्षा ली जा सकती है? प्रकृति से मनुष्य शिक्षा दे सकता है, वस्तु ऑब्जेक्ट जो हम अपने चारों ओर देखते हैं उससे। तीनों के मध्य सहयोग या कोऑर्डिनेशन हो तो आदर्श शिक्षा होती है। पर यह सहयोग संभव नहीं है क्योंकि प्रकृति और मानव हमेशा आपस में संघर्ष रखता रहता है। रूसो का मानना था कि हम बाध्य हैं मानव या प्रकृति से संघर्ष करने के लिए। आप मनुष्य या नागरिक में से एक का चुनाव कर लें, दोनों को आप एक साथ प्रशिक्षित नहीं कर सकते। रूसो का चुनाव प्राकृतिक शिक्षा है, प्राकृतिक शिक्षा है, ना कि सामाजिक। रूसो का शिक्षा का माध्यम प्रकृति थी, न कि सामाजिक शिक्षा। इसलिए वो नेचर की ओर जाने की बात करते हैं, जिसे हम आगे चलकर और अच्छे से समझेंगे। रूसो का शिक्षा दर्शन इस सिद्धांत पर आधारित है कि बच्चों को इस तरह से तैयार किया जाए कि उन्हें मतलब स्वतंत्रता दी जाए, ताकि वो अपनी स्वतंत्रता का सही उपयोग कर सकें भविष्य में। बड़ों के पूर्वाग्रह का मतलब क्या? बड़ों के आदेश या इच्छा को उन पर न थोपा जाए। अगर उनसे बड़ों के इच्छा से अगर उन्हें मुक्त रखा जाए तो बच्चे अपने बचपन का आनंद उठा सकते हैं। उनका कहना है कि बालक की शिक्षा के 3 प्रमुख स्रोत हैं, एक प्रकृति, एक ऑब्जेक्ट पदार्थ और तीसरा मनुष्य। रूसो का कहना है कि बालक का विकास प्रकृति और पदार्थ के माध्यम से होता है, दोनों के संयोग से होता है। मानव जब आ जाता है, जैसे अध्यापक जब आता है तो अपनी ओर से जब शिक्षा देता है, उनका मानना है कि जब अध्यापक अपनी ओर से शिक्षा देता है तो बच्चे का जो नेचुरल शिक्षा, जो स्वाभाविक शिक्षा, वो प्रभावित होती है और कुशिक्षा प्रारंभ हो जाती है। उनका कहना है कि शिक्षक, क्योंकि शिक्षक पर समाज की बुराइयों का इतना अधिक प्रभाव पड़ चुका होता है कि वो बच्चों में सद्गुण का विकास नहीं कर सकता। सद्गुणों का विकास करने के लिए बच्चों को प्रकृति और पदार्थ के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए, न कि मनुष्य के माध्यम से। मनुष्य जो कि शिक्षक के रूप में होता है, क्योंकि मनुष्य पर समाज की बुराइयों का बहुत प्रभाव पड़ा होता है, इसलिए उसके सद्गुण नहीं बचते, तो बच्चों को सद्गुण नहीं दे पाता। इसलिए प्रारंभिक स्तर पर बच्चों की शिक्षा में रूसो का मानना है कि अध्यापक की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। माता पिता सहज शिक्षक होते हैं, नेचुरल शिक्षक। घर में वो मतलब नॉर्मल रहते रहते बहुत चीजें सिखा देते हैं। उन्हें भी बच्चों
के जीवन में कम हस्तक्षेप करके बच्चों को अपनी प्रकृति के अनुसार, जैसा बच्चों का नेचर है, अपने हिसाब से उन्हें विकास करना चाहिए, करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। मतलब माता पिता को भी बच्चों पर अपनी राय नहीं थोपनी चाहिए। शिक्षक को तो बिल्कुल ही नहीं, शिक्षक को तो उन्होंने अलाउ ही नहीं किया है। रूसो के हिसाब से शिक्षा का उद्देश्य क्या है? रूसो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है मनुष्य मानव को प्रकृति के अनुरूप जीवन जीने के योग्य बनाना है। मतलब क्या है कि मनुष्य की जो प्रकृति है और जो नेचर से वो सीखता है, उसके हिसाब से उसे शिक्षा ग्रहण करना है। क्योंकि नहीं तो क्या होता है, मानव संसर्ग से उसमें कृत्रिमता आ जाता है, वो आर्टिफिशियल हो जाता है, नेचुरल नहीं रह पाता, ठीक है, कृत्रिम हो जाता है। तो उससे उसकी रक्षा करनी है। दूसरा, सामाजिक संस्था और विद्यमान रूढ़ियों के कटु आलोचक थे। समाज में जो रूढ़ियां हैं और जो बच्चों पर थोपा जाता है उसके वो आलोचक थे। दूसरों का कहना था कि शरीर कमजोर मस्तिष्क का निर्माण करता है, इसलिए उनका कहना है कि स्वस्थ शरीर भी होना चाहिए। तो शारीरिक शिक्षा की भी वो शारीरिक शिक्षा की भी वकालत करते थे। दूसरों शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे? नैतिकता का विकास। लेकिन नैतिकता का विकास क्या है? प्राकृतिक रूप से होना चाहिए, सिखाकर या लेक्चर के द्वारा नहीं, बल्कि अपने आप होना चाहिए। दूसरों का कहना है कि जब बच्चे लंबे अवकाश काल, मतलब प्रथम उम्र का जो 0 से 12 ईयर्स है, उसको वो लंबा अवकाश काल कहते हैं। लंबा अवकाश काल में नैतिक शिक्षा का कोई पाठ नहीं पढ़ाना चाहिए कि ऐसे करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। केवल एक नैतिक शिक्षा क्या देनी चाहिए? 12 साल तक बच्चों को कि किसी को चोट मत पहुंचाओ। बाकी कोई भी नैतिक शिक्षा उन्हें लेक्चर के द्वारा या समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बच्चों को खुद से, और वो उनका कहना था, पाठ्यक्रम में रूसो का कहना था कि पहले जो 0 से 12 साल है उसमें कोई भी फॉर्मल एजुकेशन, मतलब कोई भी पुस्तकीय शिक्षा नहीं देने की बात करते हैं। वो प्रथम 0 to 12 ईयर्स। उनका कहना है कि पाठ्यक्रम में कई विषयों और उनके परंपरागत शिक्षण विधि का भी वो विरोध करते हैं। दूसरों का कहना है कि भाषा की शिक्षा व्यर्थ है। भाषा मतलब लैंग्वेज पढ़ाना बेकार है, भाषा की शिक्षा व्यर्थ है। भूगोल में विश्व कैसा है यह पढ़ाने की जगह केवल नक्शा पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसे शहर, देश और नदियों के केवल नाम पढ़ाए जाते हैं, जो कि वो कागज में होता है। इसके लिए उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, वो उसको देख नहीं पाता है, ना अनुभव कर पाता है, ना जान पाता है। तो जिन विषयों की शिक्षा देने की वो कहते हैं कि जो कागजी शिक्षा है वो नहीं देना है, वैसी शिक्षा देनी है जो कि बच्चे अनुभव करें। इसमें शारीरिक शिक्षा है, 12 वर्ष तक बच्चों को धनात्मक शिक्षा, शारीरिक व्यायाम और इंद्रियों का प्रशिक्षण, जो सेंस ऑर्गन है उनका प्रशिक्षण, उनकी ट्रेनिंग और फिजिकल एक्सरसाइज 12 वर्ष तक उनका कहना है। शारीरिक शिक्षा स्पार्टा मॉडल पर आधारित है। स्पार्टा मॉडल का क्या मतलब है? स्पार्टा में सैन्य शासन था, तो वहां पर सैन्य शिक्षा दी जाती थी, इसलिए शारीरिक शिक्षा उसी मॉडल पर होना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य पर उन्होंने जोर डाला है और कहा कि छात्र की बुद्धि को विकसित करने के लिए पहले उसे शारीरिक रूप से स्वस्थ होना होगा, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इसलिए शारीरिक शक्ति का विकास करने से उसकी बुद्धि भी नियंत्रित होगी और उसके शरीर को लगातार व्यायाम करना चाहिए और शक्तिशाली और स्वस्थ होने की बात करते हैं, ताकि वह अच्छा और बुद्धिमान बने। उसे दौड़ने दो, चिल्लाने दो, कुछ न कुछ करने दो। वो एक्शन पर विश्वास करते थे। बच्चों को शारीरिक एक्टिविटी करते रहना है, इससे वो एक शक्तिशाली और विवेकशील मानव होगा और खिलाड़ी का बल और दार्शनिक की दृष्टि रहेगी। तो ये कब तक? 0 से 12 साल तक वो केवल शारीरिक शिक्षा और इंद्रियों के प्रशिक्षण पर जोर देते थे। इंद्रियों का प्रशिक्षण में अत्यधिक जोर देते हैं रूसो, और उनका कहना है कि हमारा पहला अध्यापक हाथ, पैर, आंख इत्यादि है। अब इनकी जगह अगर हम पुस्तक रख देते हैं तो ये क्या हुआ?
कि पुस्तक दूसरे के अनुभव का प्रयोग करना हो गया या दूसरे के तर्क का। किताब तो जब हम पढ़ेंगे, पुस्तक पढ़ेंगे तो अपने अनुभव तो नहीं होंगे, दूसरे के अनुभव को हम पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने इंद्रियों के प्रशिक्षण का पर बल दिया और उनका कहा कि इंद्रियों के प्रशिक्षण होने से क्या होगा कि वो वास्तविक परिस्थिति में निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना, उसका मतलब अपने शरीर के अंगों का प्रयोग करके अपनी भविष्य की परिस्थितियों में निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना है। उसके बाद उन्होंने शिल्प की शिक्षा पर जोर दिया। शिल्प की शिक्षा, उनका मानना था कि हर विद्यार्थी को हस्त उद्योग या एक शिल्प अवश्य सीखना चाहिए और सीखने के लिए काम पर इसे बिना प्राप्त सीखने के लिए इसे मतलब ऐसा है कि एक से अधिक शिल्प सिखाना चाहिए और कोई पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। एक कम से कम एक शिल्प तो जरूर सीखना चाहिए। इससे क्या होता है कि शिल्प की शिक्षा से बच्चों का हैंड और मोटर मतलब कोऑर्डिनेशन होता है, हाथ और आंख और मस्तिष्क का संयोजन होता है। अध्यापक को विद्यार्थियों का ध्यान औद्योगिक और यांत्रिक कला की ओर भी होना चाहिए, मैकेनिकल चीजें भी दिखाना चाहिए जिसमें परस्पर सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। मानव पर आर्थिक निर्भरता के आधार पर अध्यापक अपने विद्यार्थियों में सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकता महसूस कराएगा। मतलब क्या है कि औद्योगिक और यांत्रिक कला जो है वो अकेले नहीं हो सकता है। कोई भी काम इस तरह का मशीन का काम करने में परस्पर सहयोग की आवश्यकता होगी जिससे कि मनुष्य की आवश्यकता और निर्भरता का भान होगा और वो इस चीज सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकता होगी, क्योंकि हर काम एक व्यक्ति नहीं कर पाएगा तो किसी न किसी काम के लिए उसको दूसरे पर निर्भर करना होगा। तो ये परस्पर निर्भरता और सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा। रूसो का मानना है कि सारी संपत्ति समुदाय की है और प्रत्येक व्यक्ति समुदाय के लिए अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। इतिहास, रूसो के अनुसार इतिहास की शिक्षा दी जानी चाहिए क्योंकि इतिहास के माध्यम से वो बिना दर्शन पढ़े मानव के हृदय को समझ सकता है। इतिहास में घटनाएं होती हैं और वो कौन सी घटना किस वजह से घटी इसको समझने की वो पढ़ने से वो समझ पाएगा और उस समय के लोगों के हृदय में किस तरह की भावनाएं थी इसको समझ पाएगा और किसी पक्षपात या किसी भावना के वो निरपेक्ष दर्शक की तरह देखेगा और उसे समझेगा और उसकी कमी और उसकी अच्छाइयों को समझकर आने वाले समय में उनका प्रयोग करेगा। सौंदर्य शास्त्र, रूसो का कहना है कि सौंदर्य शास्त्र भी बच्चों को पढ़ाना चाहिए। शारीरिक प्रशिक्षण की उपेक्षा किशोरावस्था में भी नहीं की जानी चाहिए। छात्र को एक व्यवसाय में एक शारीरिक कार्य में लगा होना चाहिए जो उसको परिश्रमी बनाएगा। इसके अलावा पाठ्यक्रम में इतने सारे चीजें उन्होंने पाठ्यक्रम के लिए बताया। तो शिक्षण विधि में किस मेथड से पढ़ाना, तो उनका सबसे पहले कहना था कि बच्चों को अनुभव करके सीखना। रूसो के एमिल की किताबों में अनुभव के द्वारा शिक्षित होना कहना था। वो पुस्तकों के विरोधी थे। उनका कहना था कि पुस्तक वैसी चीजों के बारे में बोलना सिखाता है जिसे कि छात्र देखते नहीं है, या हम जिसे जानते नहीं है उन सब चीजों के बारे में हम बोलते हैं पुस्तक पढ़कर। तो रूसो का कहना है कि प्रथम 12 वर्ष तक बच्चों को पुस्तक से अलग रखना है। दूसरा, दोस्तों शब्दों के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा को वो प्रभावशाली नहीं मानते थे। बोलकर पढ़ाना, व्याख्यान देके पढ़ाना उसको नहीं मानते थे। वो करके सीखने की प्रक्रिया को महत्व देते थे। वो रट कर सीखने की प्रक्रिया के विरोधी थे। वो बच्चों में तर्क, विश्लेषण और संश्लेषण की शक्ति को विकास करना चाहते थे। तो परंपरागत शिक्षण विधि के विरोधी थे और बिल्कुल करके सीखना बिल्कुल नई चीज थी। वो छात्रों को स्वयं निरीक्षण और अनुभव और विश्लेषण के द्वारा सीखने के पक्षपाती थे। बच्चों के मस्तिष्क में अध्यापक अपने ज्ञान को न ढूंढे बल्कि उनका मानना था कि बच्चे को टीचर या शिक्षक रटने वाला प्राणी न बनाए बल्कि उनकी जिज्ञासा को बढ़ाए ताकि वो समस्या का समाधान खुद ढूंढे जिससे कि उनके मस्तिष्क का विकास होगा। विज्ञान क्या करता है, जिज्ञासा, निरीक्षण, प्रयोग और अनुसंधान के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है। तो रूसो इन्हीं विचारों के आधार पर रूसो यही विचार
दूसरों की ही विचार के आधार पर ह्यूरिस्टिक विधि का भी विकास किया गया, करके सीखने का विकास किया गया, अनुभव के द्वारा सीखने का और ह्यूरिस्टिक विधि का विकास किया गया। लंबे व्याख्यान में बच्चे क्या करते हैं, उब जाते हैं, वो ध्यान नहीं देते हैं और उनके शिक्षण को अवरोधित करते हैं और यह नई चीजों के लिए बच्चों के भूख को समाप्त करता है। व्याख्यान सुन सुनकर वो थक जाते हैं, इसलिए व्याख्यान की जगह बच्चों को स्वयं करके सीखने का अवसर देने के पक्षपाती थे वो। अनुशासन के बारे में रूसो का कहना था कि बच्चों को पूर्ण स्वतंत्रता देनी चाहिए। वह अनुशासन के लिए पहला कदम है। बच्चों को अनावश्यक बंधन में रखने से उनका अनुशासन की भावना का विकास बाधित होता है। बच्चा अगर प्राकृतिक वातावरण में उसे रहने दिया जाए, कोई बंधन न हो, तो स्वतंत्र रहेगा, तो उसकी अंतर्निहित शक्तियों का विकास होगा। नहीं तो वो डरा सहमा रहेगा, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा। रूसो दंड देने के विरुद्ध थे। उनका मानना था कि बच्चों को गलतियों जो बच्चे करते हैं उनको खुद से प्राकृतिक रूप से परिणाम मिलना चाहिए। रूसो के अनुसार बच्चे गलत और सही की समझ नहीं रहती, लेकिन जब गलत करता है तो उसे पीड़ा या दंड मिलता है और जब सही करता है तो आनंद मिलता है। इसलिए वो खुद सीख जाएंगे कि कौन सा काम करने से उन्हें पीड़ा हो रही है और कौन सा काम करने से उन्हें अच्छा लग रहा है, जैसे आनंद मिल रहा है। जैसे वो किसी गर्म चीज को पकड़े, छोटा बच्चा है, 0 से 12 साल का बच्चा है और वो गर्म चीज को छूता है, तो वो उसको छूने से उसे पीड़ा मिली, तो वो खुद सीख जाएगा कि उसको नहीं छूना है। इसको उन्होंने निषेधात्मक शिक्षा या नकारात्मक शिक्षा भी कहा, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। इस प्रकार वह प्राकृतिक परिणाम के द्वारा कांटा को छुएगा तो चुभेगा, तो उसे पता चल जाएगा, वो सीख जाएगा कि कांटा नहीं छूना है। प्रकृति के नियमों को वो पालन करना सीख जाएगा कि कहाँ जाना है, कहाँ जाने से उसको पीड़ा मिलती है, कहाँ नहीं छूना है, ये कहाँ दंड को, तो प्रकृति ही उसको दंड देती है। तो इसलिए उसे अनुशासन के संदर्भ में व्याख्यान उसे उनका कहना था कि अनुशासन के लिए कोई लेक्चर उनको नहीं देना है, नहीं तो वो अनुशासन के प्रति इंडिफरेंट हो जाएगा और प्रकृति के परिणाम के द्वारा वो खुद अनुशासित व्यक्ति हो जाएगा। अगर प्रकृति का अनुशासन वो तोड़ता है तो उसे प्रकृति ही दंडित करती है। अगर किसी जगह पर वो जाना प्रोहिबिटेड है, मना है, और अगर वहां जाता है उसे तकलीफ होती है तो वो खुद वहां नहीं जाएगा, तो वो खुद ब खुद अनुशासित हो जाएगा। इसके लिए उसे व्याख्यान देकर सिखाने की आवश्यकता नहीं है। प्रकृतिवादी विचारधारा के समर्थक रूसो ने शिक्षा का उद्देश्य बालकों को अपनी प्रकृति, अपनी नैसर्गिक शक्तियों के शक्ति, जो उसमें इनहेरेंट शक्तियां हैं, जो उसका एटीट्यूड है, जो इच्छा है, उसके अनुसार कार्य करने के लिए अवसर प्रदान करने को बताया। तो शिक्षा का उद्देश्य यही है कि बच्चों को उनकी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कार्य करने को अवसर प्रदान करना। उनका विचार है कि वह शिक्षा व्यर्थ है जो भावी जीवन के सुख के लिए वर्तमान सुख का बलिदान कर दे, और रूसो ने इसलिए वैसी शिक्षा नहीं देनी है उनको। उन्होंने कहा कि पिता लोगों इन सरल बालकों को उन प्रसन्नताओं को क्यों छीनते हो जो क्षण भर में मिट जाएंगे, बाल्यावस्था शीघ्र व्यतीत हो जाने वाले दिनों को क्यों प्रदूषित करते हो जो फिर वापस नहीं आएंगे। इसलिए बच्चों को 12 साल तक वो कोई भी शिक्षा या कोई भी बाध्यता या कोई भी बंधन देने के पक्ष में नहीं थे। वो बच्चों को फ्री छोड़ना चाहते थे और वो चाहते थे कि बच्चे प्रकृति से खुद ब खुद सीखें। तीनों साधनों, प्रकृति, मनुष्य और वस्तुओं में प्रकृति को सर्वोत्तम मानते हैं और दूसरे दोनों आधार को महत्व नहीं समझते, महत्व स्वीकार नहीं करते। रूसो का कहना है कि स्वतंत्रता मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। यह सभ्यता और संस्कृति क्यों उसे दास्ता की जंजीरों में जकड़ देती है। रूसो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालकों को बाह्य रीति रिवाज, प्रथा, परंपराओं और कानून से स्वतंत्र रहने देना है। उसे किसी भी बंधन में नहीं जकड़ना, ना ही रीति रिवाज, ना ही कोई प्रथा, ना कोई परंपरा, ना कोई कानून, ताकि उसके स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास हो सके। रूसो का कहना है कि ये सारी चीजें जो है, रीति रिवाज, प्रथा, परंपरा, कानून, ये सब बच्चों को जो स्वतंत्रता में बाधक होती है, इसलिए उन्हें स्वतंत्र रूप से प्रकृति के साथ
शिक्षा प्राप्त करने देना चाहिए ताकि उनके स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास हो सके। दूसरों का सबसे महत्वपूर्ण है निषेधात्मक शिक्षा। इसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि इससे बहुत प्रश्न आते हैं। निषेधात्मक शिक्षा जो है नकारात्मक शिक्षा भी कहलाता है। ये रूसो की शिक्षा दर्शन की खासियत है। रूसो निषेधात्मक शिक्षा पर अधिक बल दिया है। उनके अनुसार समाज का वातावरण दूषित है, साथ ही प्रकृति भी दूषित है। मानव प्रकृति को सुधारने के लिए शिक्षा सिद्धांत की व्यवस्था करनी चाहिए। रूसो के अनुसार कहना है कि मानव की प्रकृति जो है वो निर्मल है बच्चों को, इसलिए बालकों को दुर्गुण से दूर रखा जाए, ना कि उसमें गुण भरा जाए। गुण भरने की आवश्यकता नहीं, केवल उनको दुर्गुण से दूर। तो नकारात्मक शिक्षा का अर्थ उन्होंने क्या बताया तो हम देखते हैं। उनका कहना है कि बच्चों को गुण ना सिखाएं, केवल दुर्गुण से दूर रखें। और क्या करें, बच्चों को सत्य ना सिखाएं बल्कि असत्य से दूर रखें। सुधार की ओर ना ले जाएं बल्कि भूल से बचाएं। जैसे जैसे बालक बड़ा होगा उसकी तर्क शक्ति का विकास होगा और स्वयं निश्चित करेगा क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना है, क्या नहीं। मतलब कहने का है निषेधात्मक शिक्षा को और अच्छे से समझने के लिए है कि वो उनका रूसो का कहना था कि बालक अगर आग पकड़ने जाएगा तो उसको मत रोको, उसको पकड़ने दो। एक बार में उसे गर्म लगेगा तो दूसरी बार आग की तरफ नहीं जाएगा। अगर वो कांटे को छू रहा है तो उसे छूने दो, कांटा चुभेगा तो वो दोबारा कांटा नहीं पकड़ेगा। तो इसका क्या मतलब है कि ये कहते हैं निषेधात्मक शिक्षा, नकारात्मक शिक्षा की जो चीज से उसको तकलीफ होगी उस चीज को वो नहीं करेगा, तो उससे वो सीख जाएगा कि वहां पर खतरा है, वो चीज नहीं करना है। और जो चीज करने में उसे अच्छा लगेगा उसे वो बार बार करेगा। तो इस तरह से उसे उसका विकास जो है वो प्राकृतिक रूप से होगा, किसी के रोक टोक से नहीं होगा, बल्कि वो अपने से सीखेगा और वो उसके स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास होगा, उसकी तर्क शक्ति का विकास होगा, उसे समझ में आएगा क्या अच्छा है क्या बुरा है। अब रूसो की शिक्षा दर्शन जो है ना, शिक्षा का दर्शन और क्योंकि प्रकृतिवादी था, रूसो का शिक्षा दर्शन प्रकृतिवादी था। वह पारंपरिक और औपचारिक जो फॉर्मल स्कूल में जो शिक्षा दी जा रही है, जो ट्रेडिशनल शिक्षा था उसके खिलाफ थे। रूसो का कहना था कि बाल्यावस्था में नैतिक निर्देश और औपचारिक शिक्षा के लिए कोई जगह नहीं थी। छोटे बच्चों को ये नहीं करना है कि ये उचित ऐसे मत करो, ऐसा करना चाहिए, क्योंकि उसके लिए तार्किक क्षमता चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, जबकि बच्चों में, छोटे बच्चों में ये नहीं पाया जाता है। इसलिए रूसो का कहना है कि बच्चों का केवल ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण देना है और शारीरिक शिक्षा से आगामी अवस्था में स्वतंत्र तार्किक और निर्णय क्षमता की, उनका कहना है कि अगर उनके सेंस ऑर्गन को ट्रेन कर दिया जाए और शारीरिक शिक्षा दी जाए तो वो जब बड़े होते हैं तो उनमें तार्किक क्षमता भी विकसित होती है और शारीरिक निर्णय क्षमता भी विकसित होती है। शिक्षा के संबंध में उन्होंने खुद से सीखने के समर्थक थे और शिक्षा में वो उपदेशवाद के बिल्कुल खिलाफ थे। बच्चों को उपदेश नहीं देना था क्योंकि उस समय के शिक्षकों का उसके प्रति बहुत झुकाव था कि वो बच्चों को बहुत उपदेश देते थे, जिसका रूसो ने सख्त विरोध किया। रूसो का मानना था कि आजादी के माहौल में बच्चों की आंतरिक क्षमता का ऑटोमेटिक विकास होता है, ठीक है, स्वतः स्फूर्त विकास संभव है जब उनको छोड़ दिया जाए फ्री। तो क्या होता है कि वो फ्री होकर अपने अंदर के जो अंदर की रुचियां होती, जो अंदर से उनका करने का मन होता है वो करते हैं और उसको वो प्रसन्नता पूर्वक करते हैं, तो उसमें ज्यादा पूर्णता आती है। तो बच्चों को जानबूझकर औपचारिक या दंडित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे प्राकृतिक निष्कर्षों के माध्यम से सीखेंगे और ऐसे व्यवहार से खुद बचेंगे जो उनको तकलीफ देने वाले हैं। इसलिए उनका मानना था कि प्रत्येक बच्चा स्वभाव से अच्छा होता है। अच्छाई और शिक्षा व्यक्ति तमाम पीढ़ियों पर ऐसे विचारों का असर है जिसका श्रेय रूसो को जाता है। अगर गौर से देखें तो आज भी शिक्षा से जुड़ी तमाम चीजों पर उनके विचारों का असर होता है। जैसे सीखने का प्रमुख सिद्धांत बच्चों के वो रूसो का दिया है, और फिर खेल के द्वारा सीखना। बच्चों का जीवन पढ़ाई से बोझिल नहीं होना चाहिए
और उन्हें पढ़ाई महत्वहीन और अरुचिकर न लगे, इसका उन्होंने बहुत ध्यान दिया। रूसो एक भावना प्रधान मनुष्य को एक भावना प्रधान और संवेदनशील इमोशनल बीइंग मानते थे, और इसलिए उसके बौद्धिक विकास के बजाय वो उसके भावात्मक विकास पर वो ज्यादा जोर देते थे। भावनात्मक विकास ज्यादा बौद्धिक विकास से, क्योंकि भावनात्मक विकास होना ज्यादा जरूरी है, तभी मनुष्य एक दूसरे से जुड़ सकता है। बालक की स्वतंत्रता और सीखने की सहजता का समर्थक होने के नाते रूसो बच्चों पर किसी भी तरह का अनुशासन थोपने और शारीरिक दंड के खिलाफ थे। तो प्रकृतिवादी शिक्षा जो है रूसो की, उसकी विशेषताएं थी कि बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, बच्चों के हिसाब से शिक्षा होनी चाहिए, न कि शिक्षक के हिसाब से। दूसरा, ये बिल्कुल ही क्रांतिकारी विचार था उस समय के हिसाब से। दूसरा था कि किताबों पर बहुत निर्भरता की उन्होंने आलोचना की, प्रकृति के प्रति अनुरोध। उन्होंने कहा कि अनुराग बच्चों को प्रकृति से सीखने के लिए छोड़ देना चाहिए। नेचर से बहुत चीज सीख सकते हैं, प्रकृति की गोद में जाकर पौधों का उगना, बीज से पौधे बनना, ये सारी चीजें देखकर वो सीख सकते हैं। बच्चों की स्वतंत्रता के हिमायती थे, बच्चों की रुचि को भी उन्होंने वरीयता दी, महत्व दिया। प्रकृतिवाद की मान्यता है कि प्रकृति के साथ इंटरैक्शन में बच्चे की क्षमता और योग्यता का विकास होता है। फिर वो सेंस ऑर्गन के ट्रेनिंग पर भी बल दिया। रूसो का प्रस्ताव नकारात्मक शिक्षा प्रदान करने पर केंद्रित है, जिसे हमने अच्छे से समझा कि नकारात्मक शिक्षा क्या है। कि जब बच्चे खुद से प्रकृति की गोद में जाएंगे और किसी चीज से उन्हें तकलीफ होगी तो उस चीज को वो छोड़ेंगे, और वो उन्हें पता चल जाएगा कि इससे हार्म होता है, तो उस चीज से वो बचेंगे। रूसो ने मनुष्य की 4 अवस्थाओं या 4 चरण में कार्यक्रम प्रस्तावित किया, जिसके माध्यम से निषेधात्मक शिक्षा को लागू किया जा सकता है। तो पहला था शरीर का विकास। इसमें पहले से 5 0 to 5 इयर्स में बच्चों के बीच बढ़ावा दिया जाता है। यहाँ पर मजबूत शरीर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, और जिसमें कि संज्ञानात्मक शिक्षा के पहलुओं को शुरू नहीं किया जाता है। उसमें शारीरिक बल, मजबूत शरीर से बच्चों को मजबूत करने पर ध्यान दिया जाता है। दूसरा चरण है 5 से 10 साल का। इसमें क्या है कि इंद्रियों का विकास या इंद्रियों का ट्रेनिंग, सेंस ऑर्गन्स का ट्रेनिंग 5 से 10 साल में के बीच किया जाता है। ये इसमें बच्चा आसपास की दुनिया के बारे में जागरूक होता है और इससे अपने इंद्रियों के माध्यम से जानता है, छूकर, देखकर, महसूस करके। तो ये प्रकृति के बारे में जो दृष्टिकोण है बच्चों के इंद्रिय प्रशिक्षण की तलाश करने के बारे में है, ताकि वो इन सबका कुशल तरीके से प्रयोग कर सके। देखकर, छूकर, स्वाद से, अनुभूति से, सुनकर, ये सारी चीजों की आवाज सुनना, देखकर, तरह तरह के रंग बिरंगे फूल, पौधे, आसमान, तारा, सबको देखकर, आवाज को सुनकर, ऑब्जेक्ट्स को छूकर, टेस्ट के द्वारा। तो इस तरह से वो सेंस ऑर्गन्स के प्रयोग करके सीखने से बच्चों को अपनी जिज्ञासा को जगाने और उत्तेजित करने में मदद मिलेगी, और उसे एक जागृत और पूछताछ करने वाला आदमी बना दिया जाएगा। वो फिर सब चीज के बारे में जानना चाहेगा, पूछेगा, तो इस तरह से उसकी जानकारी बढ़ेगी। इंद्रियों के विकास के साथ साथ जैसे जैसे वो चीजों को देखेगा, महसूस करेगा, उनके बारे में जानने की कोशिश करेगा, तो इस तरह से उसका ज्ञान भी बढ़ेगा। इस तरह यह शिक्षण इस तथ्य को प्रभावित करेगा कि बच्चों को उनकी इंद्रियां और स्वयं के अनुभव के आधार पर एक सुसंगत और निष्पक्ष निष्कर्ष प्राप्त करने की आदत हो सकती है। इस प्रक्रिया में शिक्षक क्या होगा, एक मार्गदर्शक के रूप में होगा। इसमें स्पष्ट और प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना उसका क्या करना है कि बच्चों के अनुभवों को संचित करना और उनसे सीखना है। वो केवल देखता रहेगा और बच्चों की जिज्ञासा को शांत कर सकता है पूछने पर। वो परिदृश्य लेखन शिक्षण को चिंतन नहीं करता। रूसो एक गतिविधि को लागू करने की तुलना में जिज्ञासा और रुचि को विकसित करने में महत्वपूर्ण मानता है, ताकि बच्चे जिज्ञासु बने और प्रश्न पूछे। एक बच्चा जो रुचि और पूछताछ करने की इच्छा
रखता है वो अपने आप पढ़ने लिखने जैसा उपकरण प्राप्त कर सकते। जब उसे पूछताछ करने या जानने की इच्छा होगी तो शिक्षक से पूछेगा। दूसरों तक का ज्ञान क्या सही है और क्या नहीं है यह अनुभव से आना चाहिए। फिर मस्तिष्क का विकास, अब ये तीसरा चरण है। 2 चरण हुआ, एक 0 से 5, एक 5 से 10। अब ये 10 से 15 वर्ष की अवस्था में मस्तिष्क का विकास होता है। मस्तिष्क का विकास में की आयु होती है 10 से 15 वर्ष के बीच। इसमें क्या होता है कि जब यह निरीक्षण करने और अपने निजी अनुभवों के आधार पर खुद के निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए बुद्धि, खिला और रुचि जांच करने के लिए कोई व्यक्ति, अब बच्चा बड़ा होता है 10 से 15 में, तब वो कुछ जानने अपने आप सीख सकता है और ट्यूटर से ज्ञान प्राप्त करे। ये कोई जरूरी नहीं है खुद को देख देख कर, और इसके लिए औपचारिक प्रणाली या स्कूल के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करेगा की जरूरत नहीं है। अगर उसे बुनियादी ज्ञान नहीं है, जैसे पढ़ना, लिखना, सीखने की इच्छा, खुद को शिक्षित करना, तो क्या है कि वो इसके लिए शिक्षक की मदद लेगा। और ये रूसो द्वारा प्रस्तावित प्रणाली यह बताता है कि युवा व्यक्ति सीखने की अपनी इच्छा से सीखता है, और क्योंकि उसको इच्छा है अब सीखने का, पढ़ना, लिखना और जानना, तो उसके बाद वो खुद से सीखना शुरू करेगा। इसमें शिक्षक उसकी मदद करेगा, लेकिन यह इसलिए नहीं है कि उसको सिस्टम उसको धक्का दे रहा है कि नहीं तुम सीखो। इसलिए क्या है कि इस समय से प्राकृतिक विज्ञान, गणित, भूगोल से संबंधित अध्ययन और मैनुअल गतिविधियों की शिक्षा दी जाए। 10 से 15 वर्ष की अवस्था में गणित, भूगोल इत्यादि की शिक्षा दी जाए ताकि उसकी जिज्ञासा पूरी हो सके। फिर ये अगला चरण जो है, चौथा चरण, ये 15 साल से बाद की अवस्था है। ये अंतिम चरण है जहाँ नैतिकता और धार्मिक शिक्षा से संबंधित है, आदर्श रूप में इसे व्यवहार में लाया जाता है। ये 15 से 20 वर्ष की अवस्था में होता है। रूसो का कहना है कि पिछले चरणों में युवा को इस क्षण के लिए तैयार कर दिया। अब वो पढ़ के जिज्ञासा से सब बहुत चीज जान गया। अब वो खुद को पहचानने में और अपने साथियों को पहचानने के लिए आता है। तो जब वो प्रकृति से संपर्क करके एक प्रशंसा विकसित करता है, तो फिर उस भावना को, उसकी भावना को नैतिकता और धर्म से जोड़ना होता है। और इस चरण में प्रत्येक व्यक्ति और उसके पर्यावरण के बीच क्या रिश्ता है, इसको जानना, इस खोज को शेष मनुष्य के जीवन के लिए वो जारी रखता है। उसके हृदय का विकास होता है और उसमें भावनाओं का विकास होता है, और इसके लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसका ज्ञान उसे दिया जाता है। अब रूसो की स्त्रियों की शिक्षा के संबंध में जो विचार थे वो बहुत मान्य नहीं है। रूसो के विचार आज भी मान्य नहीं है, उनकी बहुत आलोचना हुई, क्योंकि वो केवल स्त्रियों को शिक्षा देने के पक्ष में नहीं थे। उनका कहना था कि सामान्य शिक्षा मिले और अपनी अपनी, रूसो के अनुसार महिलाओं को अपनी भलाई के लिए पुरुषों पर भरोसा, उनका कहना था कि महिलाओं का काम है घर का देख रेख करना, बच्चे पैदा करना और पुरुषों की सेवा करना। तो उनका कहना था कि महिलाओं को अपनी भलाई के लिए पुरुषों पर भरोसा करने की आवश्यकता थी, क्योंकि वो पुरुषों की तुलना में कम तर्क संगत होती थी। उन्होंने कहा कि पुरुषों को वांछित महिलाएं ही हो सकती हैं, उन्हें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, जबकि महिलाओं को वांछित पुरुष और उन्हें दोनों की आवश्यकता होती है। एमिल में वह कहा, इन अंतर के बारे में कहा कि मानते हैं कि महिलाओं और पुरुषों की शिक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि रूसो के लिए जीवन का मुख्य उद्देश्य एक महिला का वो बस एक पत्नी और मां होना है। उसे पारंपरिक रूप से पुरुषों के जैसा शिक्षित होने की आवश्यकता नहीं है। इस पर रूसो की बहुत आलोचना हुई और उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए बाद में फिर इसको माना भी कि वो इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह पाए, लेकिन रूसो महिलाओं को पुरुषों से हीन मानते थे और उनका काम केवल उन पुरुषों की देखरेख, घर की देखरेख और सजना संवरना यही मानते थे। तो महिलाओं पर रूसो के विचारों ने आलोचना को आमंत्रित किया,
लेकिन उन्होंने खुद स्वीकार किया कि लिंगों के बीच में मतभेद के बारे में उनको जो उन्होंने तर्क दिया उसका कोई ठोस आधार नहीं था। बाद में उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन शुरू में उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और महिलाओं की स्थिति के बारे में जो भी कहा उसको सबने नकारा। इस तरह से हमने रूसो के शैक्षिक विचारों को जाना, जो कि बहुत ही क्रांतिकारी थे अपने समय के हिसाब से, और वो प्रकृति को बहुत महत्व दिए। So that's all for today. Thank you.